वेलकम बैक स्टूडेंट। एक बार फिर मिस्टर आरपी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे यूट्यूब चैनल के अंतर्गत हम आपके लिए क्रमशः आपके विषय वस्तु से रिलेटेड कुछ न कुछ विषय वस्तु आधारित क्लासेज वीडियो बनाकर आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। तो आज उसी क्रम में स्टूडेंट ध्यान दें, क्लास 12 सूक्ष्म अर्थशास्त्र, क्लास 12 के अंतर्गत व्यष्टि अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत चैप्टर 2 के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं, अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं चैप्टर 2 के अंतर्गत आज महत्वपूर्ण हेडिंग टॉपिक के अनुसार हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि वास्तव में अर्थव्यवस्था क्या है और इस पूरी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से समस्याएं आती हैं, किन किन प्रणालियों के आधार पर अर्थव्यवस्था का संचालन होता है, उसके कितने भाग हैं, किस प्रकार की उनकी अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं के रूप में संचालित होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज की जो विषय वस्तु है, उसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। जैसा कि आपके सामने बोर्ड शीट पर आउटलाइन लिख के दिखाई गई हैं, उसी पर आधारित हम एक्सप्लेन करेंगे, उनकी विवेचना करेंगे, वर्णन करेंगे। तो आइए जानें और समझें अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याओं के बारे में। तो पहले क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था क्या है। हेडिंग है अपनी, अर्थव्यवस्था क्या है, ये प्रश्न उठता है। और कॉमर्स के, वाणिज्य के अंतर्गत विद्यार्थियों को अपने अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के अंतर्गत इस क्वेश्चन का सही ढंग से ज्ञान होना चाहिए। अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था, ध्यान दें, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी आजीविका का निर्वहन करने हेतु आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन करता है। यानी अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी विधि है, ऐसी कार्यविधि है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी आजीविका का निर्वहन करने के लिए आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन करता है। साथ ही प्रत्येक अर्थव्यवस्था किसी न किसी आर्थिक प्रणाली के अधीन किसी न किसी आर्थिक प्रणाली के अधीन आर्थिक क्रियाओं का संचालन करती है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान दें, प्रत्येक अर्थव्यवस्था किसी न किसी आर्थिक प्रणाली के अधीन या उसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन करती है। इसी व्यवस्था को, इसी अध्ययन को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी अर्थशास्त्र क्या है, उसका हम इस प्रकार से सरल शब्दों में समझ सकते हैं। इसी को अर्थशास्त्र कहा जाता है या अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन हेतु हम जिन क्रियाओं का, जिन विधियों का, प्रणालियों का अध्ययन करते हैं, उसी को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आगे प्रकार, यानी अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार क्या हैं, कौन सी ऐसी व्यवस्था है या प्रक्रिया है या प्रणाली है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। तो अगली हेडिंग देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणाली, एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणाली ऐसी संस्थाओं का ढांचा है
आधारभूत बिंदु है जिसके अंतर्गत समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। और यह व्यवस्था के अंतर्गत जिन अर्थव्यवस्थाओं की प्रक्रियाओं को या प्रणालियों को अपनाया गया है उसी को आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। तो आगे आइए जाने और समझेंगे वास्तव में आर्थिक प्रणालियाँ क्या हैं। तो यहाँ अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी यही 3 प्रक्रियाएं हैं, प्रणालियां हैं या पद्धतियां हैं। तो उसके अंतर्गत देखें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात बाजार व्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था अर्थात नियंत्रित अर्थव्यवस्था, नंबर 3 में मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 3 प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये प्रणालियां हैं, वास्तव में आज भारत सहित पूरे विश्व में, ध्यान दें, पूरे विश्व में यही 3 भाग जो हैं, 3 प्रकार जो हैं आर्थिक प्रणालियों के अंतर्गत, इन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इन प्रणालियों के आधार पर हम अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रक्रिया को समझ सकते हैं। हम इन्हीं आर्थिक प्रणालियों के आधार पर अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से केंद्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो आने वाली समस्याएं हैं उसके पहले यह जान लेना आवश्यक है, जैसा कि आपकी विषय वस्तु के अंतर्गत ही बताया गया है, अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। अब हम नंबर 1 अर्थव्यवस्था को लेके चलेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात बाजार व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ध्यान देंगे स्टूडेंट। यहाँ आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत नंबर 1 जो हमारी प्रक्रिया के अंतर्गत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, नंबर 1 निजी स्वामित्व, व्यक्तिगत अधिकार यानी निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कोई भी कार्य है तो उस कार्य पर, उस संसाधन पर, उस उत्पादन पर स्वयं एक व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार होता है, यानी निजी स्वामित्व होता है। वह स्वयं मालिक होता है, वह अपनी क्षमता व्यवस्था के अनुसार किसी भी वस्तु का उत्पादन अपनी क्षमता तक कर सकता है। नंबर 2 आर्थिक स्वतंत्रता। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता रहती है। वह अपनी तरफ से, अपने ढंग से बचत, विनियोग या उत्पादन या पूंजी का निर्धारण वह स्वयं ही अपने अनुसार कर सकता है। अगला विशेषता के रूप में पॉइंट आउट, जैसा कि बतलाया गया है, राज्य का हस्तक्षेप नहीं, अहस्तक्षेप यानी मुक्त व्यापार। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता के अंतर्गत बात आती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार का राज्य का यानी सरकार का किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। और इसका मूल कारण भी है क्योंकि निजी क्षेत्र के अंदर जो भी मालिक है, उद्योगपति है, प्रोडक्टर है, शास्त्री है, वो अपनी ही पूंजी लगाता है। तो जब वह अपनी पूंजी लगा के उत्पादन का कार्य करता है तो वास्तव में किसी भी प्रकार के समाज या राज्य का या सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत। आगे अगली विशेषता कीमत संयंत्र यानी कीमत मूल यंत्र का भी निर्धारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी व्यक्ति का ही होता है। वह अपने अनुसार बाजार की मांग और पूर्ति के आधार पर किसी भी वस्तु की
कीमत जो है निर्धारित कर सकता है। और वास्तव में अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो मूल यंत्र है, कीमत यंत्र है, यही बाजार की सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसी पर बाजार जो है निर्भर करता है। उपभोक्ता भी देखते हैं, उपभोक्ता भी वस्तु की कीमत पर आधारित वह अपनी वस्तु को क्रय करता है और उसके अनुसार उसकी कीमत का भुगतान करता है। तो कीमत के अंतर्गत भी यह स्वतंत्रता रहती है। साथ ही साथ प्रतियोगिता पाई जाती है। जब एक से अनेक निजी क्षेत्र के प्रोडक्टर यानी उत्पादक जब एक ही प्रकार की आवश्यक वस्तु का अनेकों प्रकार से उत्पादन करते हैं तो बाजार में प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है। ऐसी स्थिति में बाजार जो है नियंत्रण में रहता है, यानी कीमत जो है बाजार मूल्य के साथ साथ सामान्य मूल्य पर चलती रहती है, जिसका फायदा उपभोक्ताओं को होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, अभी आपके सामने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उस पर एक्सप्लेन किया गया, विशेषताओं की विवेचना की गई। अब अगली अर्थव्यवस्था के रूप में देखें समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, समाजवादी यानी समाज से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था के आधार पर यहाँ पर सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सरकारी अर्थव्यवस्था। तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो बताई गई हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिनका कि हम क्रमशः अध्ययन करेंगे और उसकी विवेचना भी करेंगे। तो नंबर 1, सामाजिक स्वामित्व। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसी भी उत्पादन पर या किसी भी आर्थिक क्रिया के संचालन पर किसी एक व्यक्ति का कोई भी अधिकार या उसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, क्योंकि यह एक सामूहिक व्यवस्था के आधार पर चलती है। तो इसमें नियंत्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यानी अर्थव्यवस्था जो है नियंत्रण में रहती है, क्योंकि सरकार अपने नियम कायदों के आधार पर जो भी उत्पादन करती है या सामूहिक रूप से देश के अंदर जो भी उत्पादक हैं वस्तु निर्माण करते हैं तो उस पर भी सरकार जो है अपने नियम कानून निर्धारित करके सबके लिए समान रूप से इस प्रकार की व्यवस्था करती है, ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं उसका सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से सही ढंग से उपयोग कर सकें। नंबर 2, आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति। इस समाजवादी व्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती, यानी उत्पादक जो है अपने मनमाने ढंग से किसी भी प्रकार का उत्पादन कीमत नहीं निश्चित कर सकता, क्योंकि सरकार जो है निर्धारित कीमत मूल्य निर्धारित करती है और उसी के आधार पर उसका नियंत्रण किया जाता है। तो इस प्रकार से समाज को सार्वजनिक रूप से देश की जनता को के हितों को ध्यान में रखकर इस प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता जनता को दी जाती है, न कि निजी क्षेत्र को प्राप्त होती है। आगे कीमत यंत्र की गौण भूमिका, माने कीमत यंत्र जो है या कीमत का संचालन जो है, निर्धारण जो है वो लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन जो है सरकार या समाज के द्वारा होता है। इसलिए इसमें कीमत की जो स्थिति बनती है, वस्तु की कीमत निर्धारण जो किया जाता है वो सरकार द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। लागत मूल्यों आदि के आधार पर कीमत रखी जाती है, ताकि आम सामान्य जनता अधिक से अधिक आवश्यक वस्तुओं का उपभोग सरल ढंग से कर सके। तो यही उद्देश्य होता है समाजवादी अर्थात सरकार के द्वारा जो संचालित अर्थव्यवस्था है कि अधिक से अधिक समाज के अंदर रहने वाले लोगों का
जन कल्याण हो और उनकी अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अगला क्रम में देखें, नेक्स्ट, प्रतियोगिता की अनुपस्थिति। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता जैसा भाव जो है सामने नहीं आता, क्योंकि सरकार का कोई कॉम्पिटिटिव नहीं होता। सरकार जो है अपने संसाधनों के आधार पर उत्पादन करती है, तो यहाँ प्रतियोगिता जैसी स्थिति का अभाव पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से अभी आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया गया, उनकी विवेचना की गई। अब आगे इसी क्रम में जानें और समझें मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, शब्द से ही स्पष्ट है, समझ सकते हैं, शब्द से ही स्पष्ट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर यदि अर्थव्यवस्था लागू की जाती है तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाती है। तो इसकी आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उनको भी हम देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे, उनकी विवेचना करेंगे। तो नंबर 1, निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति का सह अस्तित्व होता है। यानी जो निजी और सार्वजनिक संपत्ति है, संसाधन है, उत्पादन है, उनका सह अस्तित्व, यानी सह माने साथ, अस्तित्व माने का की प्रकृति, सहयोग, तो साथ साथ होता है। यानी निजी और सार्वजनिक यानी पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था आपस में मिलकर जब कार्य करती हैं तो उससे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है। न तो ज़्यादा निजी क्षेत्र का, पूंजीपतियों का ज़्यादा प्रभाव रह पाता, क्योंकि सरकार उसके अंदर अपना नियंत्रण रखती है। नंबर 2, आर्थिक स्वतंत्रता। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कोई भी आर्थिक प्रणाली के साथ जो भी उत्पादन कार्य होता है तो उसके साथ उसका क्रय विक्रय, मांग और पूर्ति के आधार पर जिन वस्तुओं की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास सुविधाएं पहुंच सकें और वो अपनी वस्तुओं पर आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो इस प्रकार से यहाँ सरकार का भी भूमिका, यानी सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है। कीमत प्रणाली। मिश्रित अर्थव्यवस्था कीमत प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत कीमत संयंत्र और लाभ का उद्देश्य दोनों साधनों के वितरण को प्रभावित करते हैं। पूंजीवाद में लाभ का उद्देश्य सर्वोपरि होता है, जबकि समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा उद्देश्य नहीं होता, जन कल्याण का उद्देश्य होता है। इसलिए दोनों का सामंजस्य बनाकर कोई भी अर्थव्यवस्था जब लागू की जाती है तो उससे सामाजिक कल्याण के उद्देश्य पूरे होते हैं और इससे आम जनता को भी राहत मिलती है। आगे, सीमित प्रतियोगिता। निश्चित अर्थव्यवस्था में निजी सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर सह अस्तित्व एक निश्चित सीमा तक प्रतियोगिता देखने को मिलती है, किंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रतियोगिता पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की उपयोगिता के आधार पर ही सीमित होती है। इस कारण से आर्थिक विकास की क्रियाएं जो हैं हतोत्साहित नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि सरकार के माध्यम से समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच में एक मध्यस्थ और सामंजस्य की भूमिका में होती है। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ या सही अर्थव्यवस्था माना गया है, क्योंकि न तो सरकार
और न ही व्यक्तिगत क्षेत्र के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसी भी देश का संचालन कर सकते, नहीं कर सकते। इसीलिए आज विश्व के अंतर्गत यदि देखें तो आज लगभग ये बात ध्यान देने योग्य है, भारत सहित आज लगभग विश्व के सभी देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया गया है। क्योंकि निजी क्षेत्र के अंदर जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आती है तो वो भी अपना पूंजी लगाते हैं, लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सरकार को या देश को या समाज को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से भी लाभ होता है। साथ ही साथ सरकार द्वारा जो संचालित उत्पादन क्षेत्र, विभाग, विषय क्षेत्र आदि हैं वो सरकार के अधीन होते हैं, इसलिए सरकार का नियंत्रण ये साथ साथ चलता रहता है। इसलिए कोई मनमानी नहीं होने पाती, न ही उत्पादकों का किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा हानि होती, और बराबर परस्पर का योगदान जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक अच्छा निष्कर्ष जो है निकलता है। इसीलिए हमारे भारत देश में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को ही अपनाया गया है। तो विद्यार्थियों, आज हम अपने क्लासेड वीडियो के अंतर्गत आपके सामने आज चैप्टर 2 अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याओं के अंतर्गत अर्थव्यवस्था क्या है, उसकी प्रणालियां और विशेषताओं के बारे में बताया गया, उसकी विवेचना की गई। वास्तव में हमें आशा, उम्मीद और विश्वास है कि आप हमारे चैनल में अपने विषय संबंधित जानकारी को अधिक से अधिक रोचक ढंग से देखेंगे और उससे जो भी आपको ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होगी उसका सही मायने में उपयोग करेंगे। इसी के साथ हम अगले क्लासेस वीडियो में आगे की विषय वस्तु लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको बताई हुई जानकारी का अध्ययन करना है, जानकारी प्राप्त करना है।